ईरान पर यूएस और इसराइल के अटैक को चलते हुए 12 दिन हो गए इस वॉर को, और इस वक्त अमेरिका को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ट्रंप ने बेंयामिन नेतन्याहू के कहने पे जंग तो शुरू कर दी, मगर ईरान इतना रिटेलिएट करेगा, इस तरीके से रिटेलिएट करेगा, इस तरीके से डिफेंड करेगा खुद को, और इसराइल पे यूएस के मिलिट्री बेसिस पे इस तरीके से अटैक करेगा ड्रोन से और मिसाइल से, ट्रंप और नेतन्याहू ने सोचा नहीं था। इनफैक्ट किसी भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट को इसका अंदाजा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले ये कह रहे थे कि भाई ईरान को हमारे सामने अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा, ईरान की हम कोई बात नहीं मानेंगे, पूरा झुक जाना होगा ईरान को, वो अब ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ये लड़ाई जल्द खत्म हो सकती है। एंड ईरान अब ये कह रहा है कि लड़ाई खत्म कब होगी वो हम तय करेंगे। मतलब सिचुएशन बड़ी खराब हो गई, ये हालत आ गई। पूरी दुनिया पर इस लड़ाई का असर पड़ रहा है, आप देख रहे होंगे। और आगे ये वॉर अगर कुछ हफ्ते और खिंच जाता है तो सिचुएशन बहुत खतरनाक हो जाएगी, बड़े तकलीफ वाले दिन आ जाएंगे, यहाँ पर भी आ जाएंगे। इंडिया में गैस प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, आप जानते हो। कमर्शियल सिलेंडर्स ना मिलने की वजह से बेंगलुरु में और कुछ दूसरे और बड़े शहरों में होटल्स बंद हो गए, काम नहीं कर पा रहे क्योंकि सिलेंडर्स नहीं है, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। ऐसा नहीं है कि भाई ईरान इस वॉर को डोमिनेट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। डोमिनेट जो कर रहा है वो यूएस और इसराइल ही कर रहे हैं, मगर जितना डैमेज ईरान उनको कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। और फिर ईरान आखिरी दम तक लड़ने की बात कर रहा है। यूएस लगातार ईरान पर बमबारी कर ही रहा है। 3 दिन पहले आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोज़ आई थी, इसराइल ने तेहरान के ऑयल डिपो को तबाह कर दिया था। एज पर रिपोर्ट्स तेहरान में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोग सांस सही से नहीं ले पा रहे। बारिश वहाँ पे जो हुई है उसमें बूंदें गिर रही हैं तेल की। यूएस ये कह रहा है कि भाई उसने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस को तबाह कर दिया, बट ईरान के ड्रोन्स एंड मिसाइल्स रुकने का नाम नहीं ले रहे, अभी भी वो चल रहे हैं। ईरान के मिसाइल्स यूएस बेसिस पे गिर रहे हैं, ड्रोन्स जो है वो एयरपोर्ट्स पे अटैक कर रहे हैं। आसपास के जो गल्फ कंट्रीज हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स को निशाना बनाया जा रहा है। सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स जल रहे हैं, बहरीन में, कुवैत में, हर जगह गल्फ में, मिडल ईस्ट में ईरान अमेरिकन बेसिस पे लगातार हमले किए जा रहा है। डे 1 से कर रहा है, अब तक कर रहा है। और इन हमलों में ईरान ने यूएस के सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे महंगे थार्ड रडार सिस्टम, जो उनका रडार सिस्टम है, उसको भी तबाह कर दिया। आप समझो कि जब इंटरसेप्टर जो ईरान की मिसाइल्स को रोकते हैं वो तबाह हो जाएं तो फिर क्या होता है? फिर उन मिसाइल्स को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रडार जो होता है वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है? जब कोई मिसाइल लॉन्च होती है, चाहे ईरान से हो या फिर यमन से हो, यमन में ना यूएस सऊदी के साथ मिलकर हुतीस से लड़ रहा है, उनके साथ काफ़ी वक्त से उसकी लड़ाई चल रही है। तो ये रडार सबसे पहले उस मिसाइल को स्पॉट करते हैं, फिर उसकी डायरेक्शन को ट्रैक करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं कि भाई थ्रेट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और फिर अमेरिकन आर्मी को बताता है कि भाई क्या करना है। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स लेता है रडार डिसीजन लेने के लिए, और ये डिसाइड करता है कि इंटरसेप्टर फायर करना है या फिर नहीं करना। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो कि ये डिसाइड करता है रडार कि कौन सा इंटरसेप्टर फायर करना है। अगर ये चेन ब्रेक हो जाती है तो मिसाइल टारगेट पे लगता है, और यही आजकल हो रहा है। ईरान के मिसाइल्स टारगेट पे लग रहे हैं। ईरान ने एक एक करके रडार्स को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया है। जॉर्डन में मुवफ़्फ़क़ सल्ती एयरबेस है, मतलब यूएस का या अमेरिका का, मतलब बड़ा क्रिटिकल रीजनल हब बनाया हुआ है अमेरिका ने। यहाँ पर F-16 है, उनके F-35 फाइटर जेट्स हैं, उन सबको डिप्लॉय किया हुआ है। एक क्रिटिकल लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल हब है मिडल ईस्ट में अमेरिका का। यहाँ एक इनका ना थर्ड रडार सिस्टम था। थर्ड का मतलब फुल फॉर्म होती है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये रडार ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और लेवांट यानी कि सीरिया के ऊपर से आने वाली जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है वहाँ पे उन पर नजर रखता था। उस रडार को ईरान ने टारगेट किया एंड उसको तबाह कर दिया। अभी वो मतलब रडार जली हुई दिखती है, जो फोटोज आ रहे हैं सैटेलाइट से, ट्विस्टेड मेटल का ढेर वो बन चुकी है। इस थर्ड सिस्टम का प्राइस कितना होगा? 1 से 2 बिलियन डॉलर्स, मतलब 1000 से 2000 करोड़ रुपए। इस रडार के तबाह होने से ईस्ट मेडिटेरेनियन और लेवांट डायरेक्शन में एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो गया। अगर ईरान या फिर कोई और उस डायरेक्शन से मिसाइल फायर करे तो अमेरिका के पास पहले से वार्निंग बहुत कम होगी, उसको दिक्कत हो जाएगी उसमें मिसाइल्स को रोकने में। फिर आप कतर देखो, यहाँ पर अल उदैद एयरबेस है यूएस की, यूएस का इनफैक्ट सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है यहाँ पे मिडिल ईस्ट में। यहाँ से अमेरिका पूरे रीजन की मिलिट्री ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करता है अपने लिए। ये शायद रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है, क्योंकि सेंट्रल इनका जो कमांड है वो यही है। यहाँ जो रडार था वो एक मैसिव 3 फेज्ड एरे रडार था इनका, मतलब एक ही जगह से 3 अलग अलग डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली देख सकता था, नजर रखता था वो रडार। ये रडार पूरे पर्शियन गल्फ का 360 डिग्री कवरेज अमेरिका को देता था। ईरान को, यमन को, ओमान की तरफ से सी लेन्स को, सब कुछ ये ट्रैक करता था। और रडार की कीमत कितनी होगी? एस्टिमेशन के हिसाब से $1 बिलियन से भी ज़्यादा, मतलब सेम 1000 करोड़ से ज़्यादा। एज पर रिपोर्ट्स डे 1 पे ये टारगेट जो है इसको हिट किया ईरान ने, इस रडार को, और अभी कंप्लीटली आउट ऑफ एक्शन है ये रडार। फिर सीधा ईरान के सामने यूएई में अमेरिका के 2 रडार साइट्स और हैं,
जो लोअर गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कवर करते हैं, वहाँ पे उसको चीज़ों को देखते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट बनी हुई है इस वक्त। दुनिया का 20% ऑयल यहीं से गुजरता है। ऑयल में क्या चल रहा है आप जानते हो। इस स्टेट पर नज़र रखना स्ट्रैटेजिकली बहुत क्रिटिकल है। यहाँ क्या हुआ, दोनों साइड्स अल दफरा और अल सदर, इन पे अटैक हुआ, ईरान ने अटैक किया। सैटेलाइट इमेज में क्लियरली दिख रहा है कि दोनों साइड्स पे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डैमेज हुए, ये साइट्स भी तबाह कर दी। फिर सऊदी अरेबिया में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। 1990 से गल्फ वार के ज़माने से अमेरिका यहाँ पे प्रेजेंट है इस एयरबेस में। यहाँ भी एक और रडार साइट है जो हिट हुई है और उस पर भी अटैक किया ईरान ने। डैमेज असेसमेंट पूरी तरह कंप्लीट तो नहीं आई है अब तक रिपोर्ट, लेकिन क्लियरली यहाँ भी हैवी डैमेज है। रडार भी काम नहीं कर रही, साइट भी काम नहीं कर रही। लेकिन आप देखो कि अमेरिका ना एक इंटरकनेक्टेड मिसाइल डिफेंस नेटवर्क बना रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट बनाया हुआ है अमेरिका ने, ये मिडिल ईस्ट में एक जाल की तरह नेटवर्क ये काम करता है। एक रडार जॉर्डन में, एक रडार कतर में, एक यूएई में, सऊदी अरेबिया में, ये सब बहरीन में। ईरान ने जाल तोड़ना शुरू कर दिया और इतनी प्रिसिशन से किया ये काम कि किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस काम की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रशिया से उसे टारगेट कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान ये टारगेट कर पा रहा है कि रडार कहाँ है, कहाँ पे उनके बेसेस हैं, ये सब चीज़ें वहाँ से मिल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि रडार्स अभी ठीक हो जाएंगे। इन रडार्स को रिप्लेस करने में अमेरिका को सालों लगते हैं और एक रडार की कीमत 300-400 मिलियन डॉलर से लेकर 1-2 बिलियन डॉलर्स तक होती है। और ईरान इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या यूज़ किया, कोई एक्सॉटिक हाईटेक वेपन यूज़ नहीं किया ईरान ने। सस्ते वन वे अटैक ड्रोन्स यूज़ हुए और बेसिक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो यूज़ की। एक मल्टी बिलियन डॉलर की मिसाइल डिफेंस नेटवर्क सस्ते ड्रोन से टूट रही है। ये काम ईरान ने यहाँ पे किया है इस वक्त। एंड इन रडार्स को ख़त्म करने से ये नहीं हुआ कि ईरान का इस जंग में अपर हैंड हो गया है। ऑफकोर्स मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, ईरान में जो डैमेज हुआ है, जो यूएस इसराइल वहाँ ईरान में डैमेज कर रहे हैं, वो तो अनइमेजिनेबल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा है। बट ईरान के अटैक्स ने वॉर को जो है वो स्ट्रेच कर दिया। और ना आप देखो कि ये जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी एंड यूएस और इसराइल ने दोनों ने मिलकर जो सबसे पहला काम किया, वो उनका जो काम था वो था कि ईरान की पूरी लीडरशिप में खत्म कर दें। और ये काम कर भी दिया, उसने खत्म कर दिया था। ऐसे अटैक्स को डिकैपिटेशन स्ट्राइक कहते हैं। इस स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर जो थे आयतुल्ला खामनी साहब, उनको उनके घर पे ही निशाना बनाया गया। वो घर पे, उनके 2 घर थे बेसिकली। एक घर में वो खुद रहते थे, एक में उनकी फैमिली होती थी, वहाँ मीटिंग वगैरह भी वो लोग करते थे। तो अमेरिका ने दोनों घर को उड़ा दिया। वहाँ पर मीटिंग में जितने भी बड़े ऑफिसर्स थे, 20 से 25 टॉप ऑफिशियल्स के नाम आ रहे हैं, पूरी क्लियर तो लिस्ट है भी नहीं, उन सबको ख़त्म कर दिया एक ही अटैक में। अमेरिका और इसराइल की सोच ये थी कि भाई उनका प्लान ये था कि मंडे तक जब स्टॉक मार्केट खुलेगी, मंडे आएगा तब तक ये वॉर खत्म हो जाएगी, लीडरशिप खत्म हो गई, ईरान बिना लीडर के लड़खड़ा जाएगा, सरेंडर कर देगा और 1-2 हफ्ते में हम अपने हिसाब से रिजीम चेंज कर देंगे, जो हमारा प्लान था बोल के जो आए थे। नई गवर्नमेंट आ जाएगी जो अमेरिका की बात मानेगी, पपेट बैठा देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ईरान ने जो जवाब दिया वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। एज पर एक्सपर्ट्स, ईरान इस लड़ाई के लिए 40 से 45 साल से तैयार था। ईरान ऐसा कह रहा है। ईरान ने क्या क्या तैयार किया था? सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल्स के बड़े बड़े जखीरे, स्टॉक पाइल्स वहाँ पे है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 1500 मिसाइल है, कुछ 3000, कुछ लोग 8000, कुछ लोग 10,000 मिसाइल से ज़्यादा की बात करें कुछ एक्सपर्ट्स। एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता, लेकिन ये क्लियर है कि हज़ारों मिसाइल्स है, क्योंकि अभी तक वो चल रहे हैं और आगे भी चलने की बात हो रही है। दूसरा है ड्रोन्स। शायद ड्रोन जो सिर्फ $2000, मतलब 2 लाख रुपए से भी कम में बने हुए हैं। शायद आप मान के चलो ये इतने खतरनाक ड्रोन है कि टारगेट पे जाके खुद फट जाते हैं और ये बड़े सस्ते होते हैं। बहुत सारे ड्रोन हैं इनके पास। तीसरा है कि सारा सामान जो है, ये सब ड्रोन्स वगैरह मिसाइल्स जो है वो 50 से 60 मीटर ज़मीन के नीचे बंकरों में रखी गई हैं। इसीलिए अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी वो इन तक नहीं पहुँच रहे। चौथी बात, ईरान ने अपनी लीडरशिप के 4-4 बैकअप रैंक्स तैयार करके रखे हुए हैं पहले से। इसका अंदाजा था उनको। मतलब आप एक लीडर को मार दो, दूसरा एकदम उसकी जगह ले लेगा, दूसरे को मार दो, तीसरा आ जाएगा, तीसरे को मार दो, चौथा आ जाएगा। ये चीन टूटेगी नहीं। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो है मोज़ेक वॉरफेयर स्ट्रेटजी, जो ईरान ने बनाई हुई थी पहले से ही। मोज़ेक वॉरफेयर स्ट्रेटजी क्या होती है कि ईरान में करीब 31 प्रोविंसेस हैं और ईरान ने जो काम किया है वो ये कि ईरान ने हर एक प्रोविंस को अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी दे दी है। हर प्रोविंस की अपनी कमांड है, अपने उसके पास मिसाइल है, अपने ड्रोन है और अपना डीजल पेट्रोल का स्टॉक है, अपना फूड रिजर्व है, अपने वेपन का पूरा जखीरा है। सब कुछ अलग अलग डिवाइडेड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अमेरिका या फिर इसराइल चाहे जितनी भी डिकैपिटेशन स्ट्राइक कर ले, लीडरशिप्स को मार दे, ख़त्म कर दे, ऊपर से नीचे तक लीडर्स को पूरी तरह ख़त्म कर दे, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 1 या 2 प्रोविंसेस तबाह हो जाएंगे, लेकिन बाकी के 29 प्रोविंसेस जो है वो उनकी आर्मीज पूरी तरह इंडिपेंडेंटली लड़ती रहेगी। मतलब अलग अलग बांट दिया इस तरीके से। जब तक मिसाइल्स हैं, मिसाइल चलेंगे, मिसाइल ख़त्म हो जाएंगे फिर वो ड्रोन चलाएंगे जो वो चला ही रहे, और जब ड्रोन भी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मतलब हाथ में बंदूकें लेके लड़ेंगे, मतलब हैंड टू हैंड वॉरफेयर जो भी है। यही मोज़ेक वॉरफेयर होता है।
31 अलग अलग पीसेस जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक पीस हट गया, बाकी के 30 काम करेंगे, 2 हट गए तो बाकी के 29 एक साथ काम करेंगे। इसीलिए लग रहा है कि ये वॉर जल्दी खत्म नहीं होगी, ये महीनों चल सकती है। ईरान इस वॉर को ड्रैग करना चाहता है, जितना वॉर ड्रैग होगी उतना यूएस को इसमें नुकसान होगा और पूरी दुनिया को नुकसान होगा। एज पर एक्सपर्ट्स, यूएस की सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये रही कि उसने अली खामनेई को पहले ही मार दिया। खामनेई कोई आम पॉलिटिशियन नहीं थे, वो दुनिया के सबसे बड़े शिया रिलीजियस लीडर थे, स्कॉलर थे, बड़े सबसे बड़े स्कॉलर्स थे। शिया इस्लाम का पूरा हिस्ट्री आप देखो मार्टिरडम पे है, मतलब शहादत पे टिका हुआ है। इमाम हुसैन की करबला में शहादत आप सुनते ही होंगे, ये शिया फेथ का सबसे सेंट्रलाइज हिस्सा है। अगर आप शिया हिस्ट्री को देखो तो उनका पूरा वर्ल्ड व्यू शहादत के ही अराउंड है और कुछ है ही नहीं। जब ईरान के सुप्रीम लीडर पर अटैक किया गया, उन्हें मारा गया, अमेरिका और इसराइल ने मार दिया उनको, और फिर वो भी रमज़ान से कोइंसाइड हो गया, रमज़ान चल रहे हैं, बिकॉज तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं रहा, इसे ईरान में शहादत बना के पेश किया गया। इससे खामनेई को बड़े शहीद का दर्जा मिला। और ये भी कहा जा रहा है कि खामनेई को ये खुद भी पता था कि अटैक होने वाला, अमेरिका इसराइल ऐसा करेंगे। वो चाहते तो किसी घर में छुप सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने घर पे रहना चुना, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी मौत, उनकी शहादत पूरे ईरान को इकट्ठा कर देगी और फिर ईरान इकट्ठा होकर लड़ेगा। और एक और बड़ी गलती, अमेरिका ईरान में बड़े सिटीज़ पे भी बॉम्बिंग कर रहा है, वहाँ भी शुरू कर दी थी, ईरान में बॉम्बिंग हुई है और दूसरे बड़े शहरों में हुई है। लेकिन ज़रा आप सोचो कि ईरान में जो लोग खामनेई की गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, लोग थे जो खामनेई से परेशान थे, जो रिजीम चेंज चाहते थे, वो रहते कहाँ हैं? वो बड़े सिटीज़ में, वो एजुकेटेड लोग हैं, अर्बन पॉपुलेशन है, इलीट क्लास है। और जो लोग गवर्नमेंट के सपोर्ट में वो कहाँ हैं? वो विलेजेस में है, रूरल एरियाज़ में, टियर 2 टाउन्स में। तो अमेरिका किसे बॉम्ब कर रहा है? अब उन्हीं लोगों को, एक्चुअली अमेरिका, जो लोग रिजीम चेंज की उम्मीद रखते थे अमेरिका से, अमेरिका अब उन्हीं को बॉम्ब कर रहा है। सोचिए कि भाई अगर आप किसी से कहें कि प्लीज़ आप हमारे घर आइए और देश में आइए और हमें इस गवर्नमेंट से बचाइए, और आप आकर, मतलब वो लोग आकर आपके घर पे बम गिरा दे, तो फिर क्या, आप क्या सोचोगे? ऑब्वियसली मतलब आप उनके अगेंस्ट हो जाओगे। और यही हो रहा है ईरान में। जो लोग कभी अमेरिका के सपोर्टर थे, चाहते थे रिजीम चेंज हो, अब इतने गुस्से में हो गए हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी आ रहे हैं उनमें से कुछ लोग। तो ये दिक्कत एक और हो रही है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और मैथ को समझना जरूरी है, जो इस वॉर का रिजल्ट डिसाइड कर सकता है। ईरान का एक शाही ड्रोन आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसमें बनाने में कितना खर्चा आता है? सिर्फ $2000 आते हैं, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगते हैं। और अमेरिका के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, पैट्रियट मिसाइल, थार्ड से जो फायर होती है इंटरसेप्टर्स, उस एक मिसाइल की प्राइस जो है वो $5 से 10 लाख, और कुछ उससे भी ज्यादा होती है। मतलब 5 से 10 करोड़ रुपए आप ले लो कि एक इंटरसेप्टर मिसाइल इतने का होता है। यानी 1.5-2 लाख रुपए के ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका को 10 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि एक इंटरसेप्टर मिसाइल से ड्रोन मिस भी हो जाता है, तो आपको फिर 2 फायर करनी पड़ती है, 3 फायर करनी पड़ती है। मतलब 2 लाख रुपए का ड्रोन, एंड उसे रोकने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर 2 बार में वो गिर जाता है, तो इंटरसेप्टर मिसाइल 2 बार जाती है, तो ये कोई सस्टेनेबल इक्वेशन नहीं है। यूएस का इससे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और ड्रोन के अलावा ईरान जो बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर कर रहा है ना, वो भी रिलेटिवली सस्ती हैं, उनकी बहुत महंगी वाली नहीं है, फिर भी उन्हें इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है ना, जब वो एटमॉस्फेयर के बाहर से वापस आती तो वो नीचे उतर रही होती हैं, तो वो 10 से 15 किलोमीटर की हाइट पर 25 से 30 डिकॉयज जो है वो रिलीज करती है। ये डिकॉयज बहुत गर्म और चमकदार होते हैं, रोशनी होती है। तो इंटरसेप्टर सिस्टम जो है वो इनको देखता है और उसको लगता है 25 से 30 चमकती रोशनी आ रही है, किसे हिट करें? उनको लगता है अलग अलग टारगेट अटैक्स आ रहे हैं, कंफ्यूज हो जाता है, और इसी कंफ्यूजन में असली मिसाइल तेजी से नीचे आके टारगेट को तबाह कर देती है। रिजल्ट ये है कि अमेरिका और इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल के स्टॉक्स बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। ईरान के भी हो रहे हैं तो उधर भी हो रहे हैं। सो मैथ बहुत सिंपल है, पहले किसके वेपन्स खत्म होंगे? ईरान के ड्रोन्स और ईरान के मिसाइल्स पहले खत्म होंगे, या फिर अमेरिका के इंटरसेप्टर्स पहले खत्म होंगे? ये भी वॉर की आगे की मतलब जो जर्नी है वो डिसाइड करेगा। इन सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल से ईरान ने पूरे वेस्ट एशिया में स्ट्राइक की, अबू धाबी में की, दुबई में की, कतर में की, बहरीन में की, कुवैत में की, हर जगह जहाँ अमेरिकन मिलिट्री बेसेस है वहाँ की। इसराइल के तेल अवीव पे भी मिसाइल्स दागे गए, वहाँ भी बहुत डैमेज हुआ। इवन दो ये कहा जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ गवर्नमेंट ने खबरों को सेंसर किया हुआ है, वहाँ से खबरें नहीं आने दी जा रही, गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। बट हाइफा पोर्ट पर भी मिसाइल्स दागे गए। बहरीन में अमेरिका की जो 5th फ्लीट का नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया है, बहुत डैमेज हुआ है। कतर का, जैसे मैंने बताया, अल उदेद एयरबेस जो है दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकन एयरबेस में से एक है, उसे भी निशाना बना के उन्होंने डैमेज किया। और अमेजोन का डेटा सेंटर तक को मतलब नहीं छोड़ा गया, उस पर भी मिसाइल दागे गए, उसको भी बर्बाद किया गया। दुबई जो कभी दुनिया का सबसे सेफ ठिकाना हुआ करता था, सेफ हब माना जाता था, वहाँ से भी बिलियनर्स जो है प्राइवेट जेट से आजकल निकल रहे हैं। अब कोई सेफ नहीं रह गया वहाँ पे, वहाँ भी दिक्कतें हो रही हैं। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है,
ज़्यादातर लोग इसे इस एंगल से देखते हैं कि दुनिया का सारा जो बहुत सारा ऑयल है वो यहाँ से निकलता है और इसके बंद होने से ऑयल क्राइसिस आ जाएगी, प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे, कमी हो जाएगी। मतलब ये बिल्कुल ठीक है, इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। और अगर ये कुछ हफ्ते बंद रहा और तो मतलब हालत और ख़राब हो जाएगी। इस स्ट्रेट के बंद होने का एक और पहलू भी है, एक और एंगल भी है। गल्फ कंट्रीज़ यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, इनका लगभग 80 से 90% खाना जो है वो इसी स्ट्रेट के रास्ते से आता है। ये देश जो है वो डेजर्ट में, रेगिस्तान है, यहाँ खेती वेती होती नहीं है, कुछ पानी वानी भी नहीं होता। दुबई के मॉल्स में जो फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, ब्रेड, ये सब कुछ जो आते हैं वो कहीं ना कहीं से तो आता है, और वो रास्ता जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, इधर से आता है। अगर ये बंद रहा तो गल्फ कंट्रीज़ में खाने का क्राइसिस भी आ सकता है, हफ्तों में ही आ जाएगा अगर ये बंद रहेगा। और खाने की लड़ाई दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ब्रूटल लड़ाई हो जाती है। सिचुएशन क्या होगी आप खुद सोचो। ईरान ने यह भी अनाउंस किया कि स्ट्रेट से सिर्फ रशियन और चाइनीज शिप्स को ही आने दिया जाएगा, या फिर ये कहा फिर बाद में कि भी हम उन देशों के शिप्स को भी जाने देंगे जो अपने देशों से यूएस एम्बेसडर्स को बाहर निकाल देंगे। मतलब ये ईरान ने बोला है। इसके अलावा दुनिया में जो फर्टिलाइजर्स है उनका बड़ा हिस्सा भी इसी रास्ते से शिप होता है। अगर ये 6 महीने बंद रहा तो दुनिया में फूड शॉर्टेज आना तय है। ये इंडिया को भी अफेक्ट करेगा, जापान को भी करेगा, चाइना को भी करेगा, पूरी दुनिया को करेगा। इससे कोई नहीं बचेगा, हमें तो करना शुरू कर ही दिया इसने इम्पैक्ट। ईरान के टैक्स के डर से अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी करीब नहीं आ रहे। अमेरिका के पास 11-12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये फ्लोटिंग सिटीज़ है, बहुत बड़े होते हैं। ये अमेरिका की मिलिट्री पावर का सबसे बड़ा सिंबल है, आप देखते होंगे इनको। लेकिन इस वॉर में कैरियर्स की पोजीशन आप देखो, एक अरेबियन सी में ईरान से 600-700 किलोमीटर दूर, एक ईस्ट मेडिटेरेनियन में इसराइल से काफ़ी दूर। पहले दोनों के दोनों पास थे। अब्राहम लिंकन का आपने नाम सुना, वो बहुत पास था, फिर सडनली उसे दूर हटा लिया गया। क्यों? क्योंकि ईरान के पास फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी है, वो उसको यूज़ कर सकता है। ये मिसाइल जो है साउंड की स्पीड से 10 से 12 गुना तेज चलती है, मतलब, और इसे इंटरसेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डिसेबल करने के लिए सिर्फ एक ऐसी मिसाइल काफ़ी होती है। एक मिसाइल पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर को ख़त्म कर देती है। एक हिट, फिर उस कैरियर पे ना तो कोई प्लेन लैंड कर सकता है, ना उड़ान भर सकता है, वो बेकार हो जाता है। फिर उसको आपको बाद में देखना होगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक जाल में फंस गए, और ये जाल उन्होंने खुद बनाया। उनके पास बेसिकली अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं आज उनके पास। नंबर 1 तो एक, ईरान को बुरी तरह डैमेज तो उन्होंने कर ही दिया है, लीडरशिप ख़त्म कर दी है पूरी तरह। अब सीज फायर घोषित करो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के लिए ये इंसल्टिंग होने वाला है अगर उन्होंने ऐसा किया। ट्रंप ने कुछ हासिल किया नहीं, रिजीम चेंज की बात वो करने आए थे, वो नहीं हुई। उल्टा पूरे गल्फ रीजन को उन्होंने एंगेज कर दिया वॉर में। ये उनकी पॉलिटिकल लेगेसी को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा। और नवंबर में अभी मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं अमेरिका में। अगर अभी सीज फायर लेकर निकल गए इस सिचुएशन में तो ट्रंप को इलेक्शन में बड़ी दिक्कत होने वाली है, तो पक्का है। फिर ऑप्शन 2 की बात कि भाई और एस्केलेट करो, ज़्यादा बॉम्बिंग करो, ज़्यादा एग्रेशन दिखाओ। लेकिन वॉर जितना ज़्यादा एस्केलेट होगा, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर ईरान लड़ता रहेगा, उसकी मिसाइल ख़त्म नहीं हुए, ड्रोन चलते रहे, तो यूएस को बड़ा नुकसान होगा। मतलब ईरान तो तबाह होगा, लेकिन वो यूएस को भी ले डूबेगा, पूरी दुनिया को इनफैक्ट नुकसान होगा उससे। यूएस पर बड़ा प्रेशर भी आएगा। ऑप्शन 3 जो ट्रंप के पास है वो है ग्राउंड इन्वेजन, यानी ये बड़ा खतरनाक होने वाला है यूएस के पास। यूएस के लिए बड़ी दिक्कत होगी। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है उससे 11 न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर वॉरहेड बन सकते हैं। उसको अपने कब्जे में लेने के लिए यूएस अपने ट्रूप्स ईरान में उतार सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। बट ये बहुत मुश्किल होने वाला है ग्राउंड इन्वेजन यूएस के लिए। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन, जिसे अमेरिका का पूरा सपोर्ट था उन दिनों में, जब उसने ईरान पर 1980s में अटैक किया था। खतरनाक लड़ाई हुई थी वो दोनों देशों के बीच में। इराक भी मतलब फेल हो गया इस चीज़ में, 50 किलोमीटर तक ही अंदर जा पाया ईरान के। फिर 10 साल तक वहीं रहा, वहीं तक लड़ाई चलती रही। ईरान ने ना 10 लाख से ज़्यादा ईरान में मौतें हुई, फिर भी ईरान फाइट करता रहा। इराक को जो है वो वापस जाना पड़ा ईरान से। तो ईरान में ग्राउंड पर लड़ना यूएस आर्मी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। आप ईरान की ज्योग्राफी देखिए, यहाँ पे पहाड़ है, डेजर्ट है, बहुत मुश्किल टेरेन है। अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल लड़ता रहा, लड़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ काबुल और उसके आसपास के एरियाज में उसका कंट्रोल था। 20 साल बाद उसको वहाँ से भागना पड़ा। ईरान में जाना अफगानिस्तान से भी बड़ा डिजास्टर हो सकता है अमेरिका के लिए। और ट्रंप को ये भी पता है कि अमेरिकन सोल्जर्स के बॉडी बैग्स अगर आना शुरू हो गए यूएस में तो पॉलिटिकली उनके लिए सब कुछ खत्म हो जाने जैसा होगा। तो तीनों ऑप्शंस यहाँ इस वक्त बेकार है। ट्रंप बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। और अमेरिका का एक नैरेटिव आप देखो, अमेरिका ईरान को एक टेररिस्ट नेशन कहता है और कहता है कि भाई ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था, वो हम पे अटैक करने वाला था, इसलिए हमने पहले ही अटैक कर दिया उस पर असलियत क्या है? इसमें एक एंगल ये भी आता है कि अमेरिका ईरान की ऑयल रिजर्व्स पर कंट्रोल चाहता है, और ये सिर्फ ऑयल के लिए नहीं है, ये चाइना को रोकने के लिए भी है यूएस जो करना चाह रहा है। चाइना यूएस की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसे ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
चाइना का जो ऑयल है मेनली कहाँ से आता है? ईरान से लगभग 15 से 20% ऑयल आता है चाइना का। फिर रशिया से आता है, सऊदी अरेबिया से आता है, कुवैत से आता है, यूएस से आता है, यूएई से आता है, नाइजीरिया से आता है। अब आप इनमें देखो, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, नाइजीरिया, ये सब तो अमेरिका के कंट्रोल में, उसके पिट्ठू हैं या फिर अमेरिकन इन्फ्लुएंस में है। अगर कल अमेरिका इन्हें कह देगा कि भाई चाइना को ऑयल देना आप बंद कर दो, तो ये सब देश मान लेंगे। बचेगा कौन? रशिया और ईरान। अगर ईरान भी अमेरिका के हाथ में आ गया तो फिर रशिया अकेला बचेगा, और रशिया अकेला चाइना की ऑयल की पूर्ति नहीं कर सकता, जरूरत पूरी नहीं कर सकता। तो जब भी चाइना ताइवान के साथ कुछ करने की प्लान करेगा, जैसे वो प्लान दिमाग में रखता है अपने आप चाइना, तो अमेरिका चाइना की पूरी ऑयल सप्लाई बंद कर देगा। बिना एक भी बुलेट चलाए चाइना की इकोनॉमी घुटने पे आ जाएगी। सो ये एक अलग गेम है। ईरान वार एक्चुअली चाइना को घेरने की बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है यूएस की। ये वेनेजुएला के साथ भी हुआ है। वेनेजुएला के पास दुनिया का 20% प्रूवन ऑयल रिजर्व है। अब वो भी अमेरिका के कब्जे में। कैसे? वो आपको पता है। उसके प्रेसिडेंट को ये लोग किडनैप करके ले आए यूएस में, और फिर वहाँ पे अपनी चीज़ पे अपने लोग बिठा दिए वहाँ पे। दिस इज व्हाट दे हैव डन। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं, आयतुल्ला खामनेई से रिलेटेड। खामनेई जिनको मार दिया आयतुल्ला खामनेई को उन्होंने मार तो दिया, लेकिन ये कहा जाता है कि वो हार्डलाइनर नहीं थे। वो उन लोगों में से थे जो अमेरिका के साथ बातचीत में बिलीव रखते थे। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट फतवा जारी किया था। उन्होंने 2015 में JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील में बड़ा रोल प्ले किया था। वो ये चाहते थे कि ईरान और अमेरिका के बीच कुछ कॉमन ग्राउंड जो है वो निकले, ताकि बातचीत चलती रहे। और 2017-18 में ट्रंप ने उस न्यूक्लियर डील से अमेरिका को यूनिलैटरली बाहर निकाल लिया था, वो ले गए थे, खत्म कर दिया था। तब भी खामनेई ने होप नहीं छोड़ी थी। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने 2017-18 में ये देखा था, ये पाया था कि भाई ईरान उन सब कमिटमेंट्स को पूरी तरह कंप्लाइंट था, उन सब कमिटमेंट्स पे जो उसने की थी। अब अमेरिका ने उन्हें और उनके सभी जो मॉडरेट लीडर्स थे उनको ख़त्म कर दिया। तो बचा क्या? बचे सिर्फ हार्डलाइनर्स। खामनेई के बेटे जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं उनको भी एक हार्डलाइनर की तरह ही देखा जाता है। सिर्फ वो लोग बचे हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका से अब कोई बात नहीं, सिर्फ वो। सो हार्डलाइनर्स बचे हैं। अमेरिका ने अपना मतलब आप कहें ना कि एकमात्र डिप्लोमेटिक ऑप्शन जो है वो खुद अपने हाथों से ख़त्म किया खामनेई को मार के। और ऊपर से स्ट्राइक से एक दिन पहले ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया था, वो भी आपने देखा होगा, उन्होंने काफ़ी वीडियो उनकी वायरल हुई कि ईरान न्यूक्लियर इशू पर सभी टर्म्स मानने को तैयार था। टॉक्स बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अगले दिन ही स्ट्राइक हो गई। तो ये कोइंसिडेंस था या फिर जानबूझकर किसी ने नहीं चाहा कि ये टॉक्स कामयाब हो? और फिर आप देखो ना, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब देश भी अमेरिका से परेशान हैं। इन सब देशों से डिकेड्स पहले अमेरिका ने एक डील की थी कि भाई आप अपनी ज़मीन पर हमारे मिलिट्री बेसिस रहने दो, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको बचाएंगे। आप ऑयल बेचो, पैसे कमाओ, टेंशन मत लो, पेट्रोल डॉलर में आप जीते रहो और ग्रो करो। इस प्रॉमिस के बेसिस पर ही यूएई ने दुबई को खड़ा किया, जो इतना बड़ा बन गया, टैक्स फ्री जन्नत यूएई बन गया। लोग, दुनिया भर के रिच लोग वहाँ आने लगे। लेकिन आज उस वादे की जो रियलिटी है प्रॉमिस की, वो सामने आ गई। ईरान ने उनके सिटीज़ पर मिसाइल्स बरसाए, अमेरिका उन्हें बचाने नहीं आया। सऊदी अरेबिया ने तो पब्लिकली कह दिया कि भाई अमेरिका ने हमारी प्रोटेक्शन की गारंटी दी थी, बट अब वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उन्होंने अपने मिसाइल सिस्टम, अपने रडार सिस्टम इजराइल की तरफ कर दिए है। उनको उसको बचा रहा है, हमें नहीं बचा रहा है। अब सबको समझ आ रहा है कि अमेरिकन मिलिट्री बेसिस उनकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं थे, वो अमेरिका के कंट्रोल के टूल्स थे मिडिल ईस्ट में, वहाँ पे गल्फ कंट्रीज में। वो वहाँ इसलिए आए थे क्योंकि अमेरिका को रीजन पर पूरा कंट्रोल चाहिए था। तुम्हारी भलाई के नहीं आए थे, भलाई के लिए नहीं आए थे, और वो ऐसा होता भी नहीं है। दुबई का लग्जरी मॉडल जो है वो कोलैप्स हो रहा है। जो मिलिटरीज वहाँ पे रहते थे वो वापस लगता नहीं कि वो वापस से वहाँ पे आएंगे, क्योंकि अब इनसिक्योरिटी वहाँ पे है। और गल्फ नेशन के पास अब एक और बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की। मतलब आप देखो, इन देशों में ना कोई नेचुरल वाटर सोर्स है नहीं। इनका पूरा पानी की जो सप्लाई है वो डिसैलिनेशन प्लांट से आती है, यानी कि समुद्र के पानी को साफ करके वो लोग पीने के लायक बनाते हैं, फिर सप्लाई वहाँ से जाती है। ईरान के पास मिसाइल्स है जो इन प्लांट्स को कभी भी तबाह कर सकती है। पानी नहीं, खाना नहीं, इकोनॉमी तबाह। ये पूरा गल्फ रीजन बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है अगर ये वॉर आगे बढ़ता है। ईरान रिटेलिएट कर रहा है, सरेंडर नहीं कर रहा है, अभी तक नहीं किया है। इसकी एक और वजह भी है, और वो ये कि ईरान की अपनी एक हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक अलग आइडेंटिटी है इन लोगों की। ईरान दूसरे गल्फ कंट्रीज़ की तरह नहीं है, उससे बहुत अलग है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सब देशों की अपनी कोई ऑर्गेनिक सेंचुरीज ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी है ही नहीं। ये सब देश इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि भाई क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जब था, उस कॉलोनियलिज्म था उनका, तो उसने एक मेज़ पे बैठ के लाइन्स खींच के इन देशों को बना दिया था, और इनके लोगों से कहा था कि भाई इनके जो लीडर्स हैं कि ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारा देश है। ब्रिटिश एम्पायर ने 1822 से लेके 1971 तक, यानी पूरे
150 साल तक गल्फ के इन स्टेट पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंट्रोल कायम रखा। यूएई के क्रूशल स्टेट आई थिंक 1835 में बने, बहरीन 1861 में, कुवैत 1899 और कतर 1916 में ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट्स बन गए। इन गल्फ मोनार्कीज में सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर जो रूलिंग फैमिलीज हैं उन्हें ब्रिटिश ने बेसिकली अपॉइंट किया था या उन्हें प्रोटेक्ट किया था पावर में रहने के लिए। एक तरह से ये देश उन फैमिलीज की पर्सनल जागीर बना दिए गए थे, उनके पर्सनल देश हैं एक तरीके, तभी वहाँ वो रूल करते हैं, अब तक उनकी फैमिली रूल करती है लोगों की। बट ईरान कोई ब्रिटिश क्रिएटेड स्टेट नहीं है, ईरान एक सिविलाइजेशन है, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे कंटिन्यूस सिविलाइजेशन में से एक है ईरान। पर्शिया आपने नाम सुना होगा, ये आज का ईरान है, दुनिया की सबसे पुरानी इनहेबिटेड रीजन्स में से एक। साइरस द ग्रेट ने 1550 बीसी में पहले पर्शियन एम्पायर स्टेब्लिश किया था, पहला पर्शियन एम्पायर, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा एम्पायर था। यूरोप के बल्कान पेनिनसुला से लेके इंडस वैली तक हमारे यहाँ ये फैला हुआ था। अलेक्जेंडर ने एम्पायर तोड़ा, ये एम्पायर, सिविलाइजेशन नहीं टूटी, फिर भी पर्शियन कल्चर सर्वाइव किया, पर्शियन लैंग्वेज जो है वो सर्वाइव की, पर्शियन आइडेंटिटी जो है वो भी सर्वाइव की। ईरान में फिर अरब्स आए 7वीं सेंचुरी में और इस्लाम आया। ईरान ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, लेकिन अपनी पर्शियन आइडेंटिटी जो है वो इन्होंने नहीं छोड़ी। इस्लाम की वजह से ईरान में पर्शियन लिटरेचर, पर्शियन फिलॉसफी, मेडिसिन और आर्ट का एक नया दौर शुरू हुआ। ईरानियन स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, पोएट्स, मैथमेटिशियन ने जो भी लिखा, जो भी डिस्कवर किया, वो इस्लामिक गोल्डन एज में आया, मतलब उससे इस्लामिक गोल्डन एज आई। अलजब्रा, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, पोएट्री, दुनिया को ये सब देने वाले काफ़ी हद तक ईरानियन थे, तो उनकी एक बड़ी हिस्ट्री है। अब आखिरी में बात करते हैं कि क्या रशिया, चाइना इस वॉर में इन्वॉल्व होंगे। पीछे से तो सपोर्ट ये कंट्रीज ईरान को कर रहे हैं, मगर सामने से नहीं कर रहे, और रशिया ईरान से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। कैस्पियन सी के नॉर्थ में आप देखो रशिया है, वहाँ पे रशिया के लिए बड़ा क्रिटिकल है कि ईरान ना गिरे, ईरान रहे। यूक्रेन वॉर ने रशिया की जो मिलिट्री इंडस्ट्री है उसको बहुत बढ़ावा दिया है, मजबूत किया है। रशिया में वेपन्स का बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है। रशिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके सदर्न बॉर्डर पे अमेरिका बैठ जाए आगे, जैसे उसने यूक्रेन में नहीं चाहा था। और चाइना भी, चाइना का 15 से 20% ऑयल ईरान से आता है। चाइना को ईरान का बचना अपनी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। इट्स गुड कि रशिया और चाइना में से कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वरना क्या सिचुएशन हो सकती थी यहाँ पे, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो बन जाएगी, बिकॉज यूएस और रशिया और चाइना अगर साथ में लड़ने लग गए आपस में। अभी तो रशिया और चाइना का इन्वॉल्वमेंट वैसे कोई चांसेस नहीं है, बट अगर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन का अटेम्प्ट करता है, जो बात हो भी रही है, तो हु नोज क्या हो जाए। अगर ये वॉर कुछ हफ्ते में नहीं ख़त्म हुआ, ये महीने चल सकता है, शायद साल भर भी चल जाए, इसमें ईरान को तबाह बर्बाद तो ईरान हो जाएगा, बट अमेरिका के लिए वियतनाम और अफगानिस्तान से भी बुरा सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी। पूरी दुनिया इसमें मतलब इससे इम्पैक्ट होने वाली है। ईरान के पास ड्रोन्स और मिसाइल्स के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, एक हिस्ट्री है उनकी, पूरी पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त मोटिवेटेड है क्योंकि खामनी को मार दिया गया है। अमेरिका के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जाल में फंस चुका है, निकलने पे ह्यूमिलिएशन है, रुकने पर डिजास्टर है। गल्फ रीजन की इकोनॉमी तबाह हो रही है, दुबई का मॉडल बात हम करिए कि ध्वस्त हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, ऑयल और फूड क्राइसिस ऑन द वे हैं, आ रहे हैं। अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो आगे हमें बहुत मुश्किल दिन देखने पड़ सकते हैं हम सबको। ट्रंप यहाँ से अगर ऐसे ही निकल गए तो ये उनके लिए इंसल्टिंग होगा, और अगर ईरान ऐसे ही लड़ता रहा फिर ट्रंप क्या करेंगे, क्या बचता है फिर अमेरिका के पास। आप सोचो, क्या वही काम होगा जो यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के साथ किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, क्या वही यहाँ पर रिपीट होगा, हू नोस। बट ये वॉर जल्द ख़त्म होनी चाहिए, ऐसा चाहते हैं, हर कोई चाह रहा है, मतलब एटलीस्ट, वरना बड़े मुश्किल दिन आगे होने वाले हैं।